Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So today is our fifth lecture on the Law Gate syllabus, and in today's video we are going to discuss section 96 along with order 41 of Civil Procedure Code 1908. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 96 basically डील कर रहा है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री. अब हमने डिस्कस किया था कि डिक्री क्या होती है, तो आज हम देखेंगे कि जो डिक्री पास हुई है उस डिक्री की अपील कैसे हो सकती है. सो सेक्शन 96 कहता है सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड in the body of this code or by any other law for the time being in force. यानी कि इस कोड के अंदर सीपीसी के अंदर कहीं पर भी अगर कुछ और बात लिखी हुई है या फिर किसी दूसरे लॉ में कुछ और कहा गया है तो वो अप्लाई होगा. अदरवाइज ये सेक्शन 96 जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से अप्लाई होगा. सो सेक्शन 96 आगे क्या कह रहा है, एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड बाय एनी कोर्ट. अब वर्डिंग पे आप लोग गौर करें, एन अपील शैल लाई. शैल मी का मतलब यहां पर यूज हुआ है मैंडेटरी है, अपील होगी फ्रॉम एवरी डिक्री. अब एवरी डिक्री से मुराद क्या है कि हर डिक्री. अब यहाँ पर कोई इन्होंने इस क्लॉज के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं लगाई कि किस किस डिक्री की अपील हो सकती है. कोर्ट तो क्या कहा गया है कि अपील हर डिक्री की होगी. जो भी कोर्ट ने डिक्री पास की है उसकी अपील आप फाइल कर सकते हैं. दैट इज एवरी डिक्री इज अपीलेबल. अब कौन सी डिक्री? विच इज पास्ड बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. जिस कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई डिक्री पास की है उसकी अपील आप फाइल कर सकते हैं. और कहाँ फाइल कर सकते हैं? टू द कोर्ट ऑथराइज टू हियर अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट. उस अदालत में फाइल कर सकते हैं जिस अदालत को ऑथराइज किया हुआ है. यानी कि अब जो भी डिक्री सिविल कोर्ट ने पास की है उसकी अपील आप उस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं जिसको ऑथराइज किया हुआ है अपील सुनने के लिए. मींस टू से सिविल की अपील डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट की अपील फर्दर हाई कोर्ट में जाएगी. ये थी क्लॉज 1. क्लॉज 2 क्या कहता है? एन अपील मे लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ड एक्स पार्टी. अब यहाँ क्या है कि एक्स पार्टी डिक्री की सूरत में भी अपील फाइल हो सकती है. एक्स पार्टी डिक्री क्या है? प्लेंटिफ ने कोई सूट फाइल किया, समन भेजा डिफेंडेंट को, नोटिसेस हुए, डिफेंडेंट नहीं आया, तो डिफेंडेंट को सुने बगैर जब कोर्ट सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ तो कोर्ट ने प्लेंटिफ की हद तक सिर्फ प्लेंटिफ के आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हुए कोई डिसीजन पास किया, कोई डिक्री पास की, तो उसको कहा जाता है एक्स पार्टी डिक्री. एक्स पार्टी डिक्री में जब रिस्पोंडेंट को सुने बगैर प्लेंटिफ के फेवर में कोर्ट कोई डिक्री पास करती है तो उसको एक्स पार्टी डिक्री कहते हैं. सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग ये एक्स पार्टी डिक्री भी अपीलेबल है. उसके बाद क्लॉज 3 कहती है नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज. यहां वर्ड क्या है? नो अपील. कोई अपील भी नहीं होगी. शैल का वर्ड है, मैंडेटरी है. कब नहीं होगी? जब कोई डिक्री विद द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज जो है वो पास की गई है. यानी कि प्लेंटिव और डिफेंडेंट ने उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट था, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स उन्होंने आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया, दोनों ने आपस में रजामंदी से उनके दरमियान फैसला हो गया. तो जब कोई ऐसी डिक्री पास हुई है तो उस डिक्री के खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते. सो सेक्शन 96 ने 3 बातें कही हैं. पहली बात कि हर डिक्री अपीलेबल है जो कि उस कोर्ट ने पास की है जिसके पास जुरिस्डिक्शन थी, और वो कोर्ट सुन सकती है जिसको ऑथराइज किया गया है. एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट भी अपील फाइल हो सकती है, लेकिन कॉन्सेंट डिक्री के अगेंस्ट आप अपील फाइल नहीं कर सकते जो विद द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज पास हुई है.
ये सेक्शन 96 था। अब सेक्शन 96 के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डर 41। ऑर्डर 41 बेसिकली प्रोसीजर बता रहा है अपील का। हमने सेक्शन 96 में तो डिस्कस कर लिया कि कब आप अपील फाइल कर सकते हैं, किन केसेस में अपील फाइल नहीं होगी। तो ऑर्डर 41 कहता है कि जब आपने अपील फाइल करनी है तो किस तरह से फाइल करनी है। सो ऑर्डर 41 में हमें रूल्स के अंदर प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है कि अपील आपने एपिलेट कोर्ट में किस तरह से फाइल करनी है। सो ऑर्डर 41 भी हमारा लॉ गेट के सिलेबस में इंक्लूडेड है, लिहाजा सेक्शन 96 चूंकि ये दोनों रेलिवेंट है इसलिए हम इसको क्लब करके पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग विद रूल 1। इस ऑर्डर 41 के अंदर टोटल 37 रूल्स हैं जो कि बहुत ही डिटेल में है। हम इनका जनरल पढ़ेंगे कि इस ऑर्डर में एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। सो रूल 1 कहता है फॉर्म ऑफ अपील व्हाट टू एक्कम्पनी मेमोरेंडम, यानी कि जो अपील भी हम तैयार करते हैं कोर्ट में पेश करने के लिए उसका एक मेमोरेंडम बनाया जाता है जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील। और इस मेमोरेंडम ऑफ अपील के एंड में जो एपिलेंट है, जो अपील फाइल कर रहा है, और उसके साथ जो उसका कौंसिल है, जो प्लीडर है, वो उस पर अपने सिग्नेचर करेगा और फिर इसे कोर्ट में प्रेजेंट करेगा। जब आपने अपील तैयार कर ली, अब अपील के साथ मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जो डिग्री आपके की लोअर कोर्ट ने पास की है और उसी कोर्ट की जजमेंट आपने इसके साथ अटैच करनी है। फिर तीसरा पॉइंट इस रूल में कहा गया है कि जो ग्राउंड्स ऑफ अपील आप मेंशन कर रहे हैं उसमें आपने आर्ग्यूमेंट्स मेंशन नहीं करने, बल्कि आपने अपने ग्राउंड्स टू द पॉइंट एक्सप्लेन करने कि किन किन ग्राउंड्स पे, किन किन रीजंस पे आप अपील फाइल कर रहे हैं। और जब आपने टू द पॉइंट लिखे हैं और अपने ग्राउंड्स, तो उनको आप पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे और उन पैराग्राफ्स को प्रॉपर नंबरिंग दी जाएगी। सो रूल 1 के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम ऑफ अपील, उसके एंड पे प्लीडर और एपिलेंट का सिग्नेचर, उसके साथ कॉपी ऑफ डिक्री और जजमेंट अटैच करनी है और ग्राउंड्स टू द पॉइंट लिखने इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स और फिर उन पैराग्राफ्स की नंबरिंग करनी है। उसके बाद आता है रूल 2। रूल 2 क्या कहता है? ग्राउंड्स विच में बी टेकन इन अपील। रूल 2 के अकॉर्डिंग आपने अपने मेमोरेंडम ऑफ अपील में प्रॉपर ग्राउंड्स मेंशन करने हैं जिन पर आप अपनी अपील फाइल कर रहे हैं। अगर कोई भी ग्राउंड आपसे मिस हो जाता है तो उस ग्राउंड को ऐड करने के लिए आप बाकायदा कोर्ट से परमिशन लोगे और कोर्ट से परमिशन लेने के बाद फिर अपने मेमोरेंडम में अमेंडमेंट करके आप उन तमाम ग्राउंड्स को ऐड करोगे जो आपसे मिस हो गए थे। और इसके लिए आप प्रॉपर सेकेंड पार्टी को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा ताकि वो इन ग्राउंड्स पर भी आकर अपने एविडेंसेस दे। उसके बाद आता है रूल 3। रूल 3 कहता है कि रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम। किस सूरत में आपकी रिजेक्शन हो सकती है या अमेंडमेंट? अगर आपने अपने मेमोरेंडम को जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उसमें तैयार नहीं किया तो उस सूरत में आपकी अपील रिजेक्ट हो जाएगी। या तो रिजेक्ट होगी या फिर कोर्ट आपको रिटर्न कर देगी, वापस कर देगी कि अब आप इसमें अमेंडमेंट करके लाएं और उस अमेंडमेंट के लिए प्रॉपर टाइम देगी एपिलेंट को कोर्ट कि इतने टाइम के अंदर आप इसको दोबारा कोर्ट में प्रेजेंट करें। जब कभी भी कोर्ट ने रिजेक्ट की कोई मेमोरेंडम ऑफ अपील तो वो उसके रीजंस भी बताएगी और इन केस जब अमेंडमेंट के लिए दिया है तो अमेंडमेंट के लिए उसको टाइम देगी और उसके बाद जब दोबारा अमेंडमेंट के बाद ये अपील कोर्ट में सबमिट होगी एपिलेंट की तरफ से तो फिर जज उस पर अपना सिग्नेचर करेगा या फिर जिस ऑफिसर को उसने अपॉइंट किया है वो उसके बिहाफ पर ये सिग्नेचर करेगा। सो रूल 3 में बेसिकली बताया कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर, वो जो हमने फर्स्ट रूल में डिस्कस किया था, अगर आप उस तरह से नहीं करते तो फिर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है। रूल 4 क्या कहता है कि जहां पर एक से ज्यादा प्लेंटिफ है या फिर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो उस सूरत में क्या होगा? अगर कहीं पर बहुत सारे प्लेंटिफ और बहुत सारे डिफेंडेंट है एक सूट के अंदर और उनमें से कोई एक या दो प्लेंटिफ या एक या दो डिफेंडेंट अपील फाइल करते हैं, लेकिन इन तमाम लोगों की ग्राउंड्स जो हैं वो सेम हैं, अगर तो ग्राउंड्स कॉमन है तो इन एक बंदे ने जो अपील फाइल की है
उस अपील का डिसीजन उन तमाम लोगों पर एप्लीकेबल होगा। यानी कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने अपील फाइल नहीं की तो मुझ पर ये डिसीजन लागू नहीं होगा, बल्कि अगर आपके ग्राउंड्स कॉमन है तो फिर वो एक को दिया हुआ डिसीजन सब पर एप्लीकेबल होगा एज पर रूल 4। उसके बाद आता है रूल 5। रूल 5 से अब हमारा स्टार्ट हुआ है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। रूल 5 में कहा गया है स्टे बाय एपीलेट कोर्ट, कि एपीलेट कोर्ट कब स्टे कर सकती है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जब कभी भी हम अपील फाइल करते हैं तो हमारी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स ऑटोमेटिकली स्टे नहीं होती, बल्कि आपने स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के लिए बाकायदा अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए आपने एक एप्लीकेशन फाइल करनी है। अपनी अपील जब आप सबमिट करेंगे उसके साथ एक एप्लीकेशन देंगे कि आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर लिया जाए। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर सकती है, या फिर जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो भी आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को स्टे कर सकती है। यानी कि एपीलेट कोर्ट के पास भी पावर है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को स्टे करने की, और इसके साथ जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसके पास ये पावर है कि वो भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को स्टे कर सकती है। यानी कि इस रूल में सिर्फ इतना बताया है कि आपको स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के लिए प्रॉपर अप्लाई करना पड़ता है, तब आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग स्टे होगी, वरना नहीं। फिर इसी में आगे ग्राउंड्स बताए हैं कि कब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को स्टे कराया जा सकता है। पहला ग्राउंड ये है कि अगर एपीलेंट को स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं दिया गया तो एपीलेंट को नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात कि एपीलेंट ने जो एप्लीकेशन फाइल की है वो विदाउट एनी डिले फाइल की है, यानी कि उसने प्रॉपर टाइम के अंदर एप्लीकेशन फाइल की है, लिहाजा उसको स्टे दिया जाए। तीसरी चीज, अगर कोर्ट उससे कोई सिक्योरिटी डिमांड कर रही है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए और वो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है तो तब भी उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को स्टे किया जाएगा। अब इसी में आगे एक और क्लॉज दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि एपीलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इंटरम स्टे भी दे सकती है। यानी कि इस कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकती है फॉर द स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन पेंडिंग दी हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स टू से कि सेकंड पार्टी अपीयर नहीं हुई कोर्ट के अंदर, सेकंड पार्टी को नहीं सुना गया और सेकंड पार्टी को सुनने से पहले ही कोर्ट ने कोई एंटीरम स्टे दिया है, अबूरी स्टे दिया है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के लिए, तो वो भी कोर्ट दे सकती है एज पर रूल 5। अब उसके बाद आता है रूल 6। रूल 6 क्या कहता है? रूल 6 कहता है कि अगर कहीं पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिक्री पास हुई है, मीन्स टू से कि अगर कहीं पर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो है वो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यानी कि किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑर्डर पास हुआ है, तो उस ऑर्डर को रुकवाने के लिए सेम कोर्ट जिसने डिक्री पास की है या एपीलेट कोर्ट किसी भी किस्म की सिक्योरिटी लेने के बाद प्रोसीडिंग्स को स्टे कर सकती है। यानी कि कहीं पर अगर प्रॉपर्टी की अटैचमेंट से रिलेटेड या कहीं पर प्रॉपर्टी की सेल से रिलेटेड कोई ऑर्डर पास हो रहा है तो उस ऑर्डर को रुकवाने के लिए एपीलेट कोर्ट या सेम कोर्ट जिसने डिक्री पास की है वो कोई भी सिक्योरिटी लेकर उस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को स्टे करवा सकती है। रूल 7 रिपील्ड है। रूल 8 में आ जाते हैं। रूल 8 कहता है कि अगर कहीं पर मनी डिक्री की बात हुई है, यानी कि कोई डिक्री के अंदर कोई किसी किस्म की कोई अमाउंट है जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हैं, तो एपीलेट कोर्ट किसी भी किस्म की सिक्योरिटी मांग सकती है या फिर वो पेमेंट भी डिमांड कर सकती है जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई है कि आप ये कोर्ट में जमा कराएं, या फिर इन केस अगर मनी डिक्री से हटकर कोई और डिक्री पास हुई है तो फिर कोर्ट किसी भी किस्म की सिक्योरिटी मांग सकती है अंडर रूल 8। उसके बाद आ जाते हैं रूल 9 के ऊपर। रूल 9 से अब हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है ऑन एडमिशन ऑफ अपील। रूल 9 बताता है रजिस्ट्री ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील के बारे में, कि जहां पर मेमोरेंडम ऑफ अपील एपीलेट कोर्ट में सबमिट हो गया है तो उसके बाद इस मेमोरेंडम ऑफ अपील को रजिस्टर ऑफ अपील में रजिस्टर कर दिया जाएगा।
ठीक है, जिस बुक में इसको रजिस्टर करते हैं उसको कहा जाता है रजिस्टर ऑफ अपील। उसके बाद आता है रूल 10। रूल 10 बेसिकली सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट की बात कर रहा है कि एपीलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि रिस्पोंडेंट के आने से पहले, यानी कि रिस्पोंडेंट अभी कोर्ट में नहीं आया या इन केस कहीं पर रिस्पोंडेंट आ गया है और रिस्पोंडेंट ने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है रिगार्डिंग दी टेकिंग ऑफ सिक्योरिटी, तो जब रिस्पोंडेंट ने एप्लीकेशन फाइल की है कॉस्ट ऑफ अपील के लिए, तो एपीलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कॉस्ट ऑफ अपील डिमांड कर सकती है एपीलेंट से कि वो उस कॉस्ट को कोर्ट में सबमिट कराए। अब वो रिस्पोंडेंट के आने से पहले भी डिमांड कर सकती है या ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट भी वो एपीलेंट से सिक्योरिटी डिमांड कर सकती है। और एपीलेंट के लिए ज़रूरी है कि वो ये सिक्योरिटी कोर्ट में सबमिट करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी अपील को डिसमिस कर दिया जाएगा। उसके बाद है रूल 11। रूल 11 कहता है पावर टू डिसमिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटिस टू लोअर कोर्ट। इसमें कहा गया है ज़रूरी नहीं है कि हर अपील की प्रॉपर प्रोसीडिंग्स चलाई जाए, मींस टू से कि रिस्पोंडेंट को बुलाया जाए, एपीलेंट आए, उनके एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जिस पे सिर्फ एपीलेंट आया है और उसने अपने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं और उसके आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद अगर एपीलेट कोर्ट को ये लगता है कि इसकी अपील को फर्दर चलाने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, तो वो जस्ट एपीलेंट को सुनने के बाद भी सफिशिएंट ग्राउंड्स ना होने की वजह से अपील को डिसमिस कर सकती है विदाउट इवन हियरिंग दी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ रिस्पोंडेंट। यानी जहां पर सफिशिएंट ग्राउंड्स एपीलेंट की तरफ से नहीं है तो अपील डिसमिस हो जाएगी। ये क्लॉज 1 थी। उसके बाद क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि अगर कहीं पर ऐसा हो कि जो डेट फिक्स की है और उस फिक्स डेट पर एपीलेंट कोर्ट में नहीं आता तो फिर एपीलेंट की गैर हाजिरी की वजह से उसकी अपील को डिसमिस कर दिया जाएगा। और जब भी उसकी अपील को डिसमिस किया जाएगा तो एपीलेट कोर्ट लोअर कोर्ट को नोटिफिकेशन के थ्रू ये बताएगी कि इसकी अपील डिसमिस हो गई है, लिहाजा आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करें। उसके बाद आ जाते हैं रूल 13 पे। रूल 13 क्या कहता है कि जहां पर अपील डिसमिस नहीं हुई रूल 11 के अंदर, तो एपीलेट कोर्ट क्या करेगी, मींस टू से कि जहां पर आपकी अपील एडमिट हो गई है फॉर द प्रॉपर हियरिंग और प्रॉपर प्रोसीजर, तो उस सूरत में फिर एपीलेट कोर्ट लोअर कोर्ट को नोटिफाई करेगी कि आप इस केस का प्रॉपर रिकॉर्ड एपीलेट कोर्ट को सेंड करें। यानी कि इस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कोर्ट को सेंड करें, क्योंकि आपने अपनी अपील के साथ सिर्फ 2 चीज़ें अटैच की हुई होती हैं, एक तो डिक्री और एक तो जजमेंट। जो प्रॉपर रिकॉर्ड होता है वो लोअर कोर्ट में होता है, तो जब अपील एडमिट हो जाती है तो फिर वो रिकॉर्ड लोअर कोर्ट से मंगवा लिया जाता है इन दी एपीलेट कोर्ट। ये था रूल 13। उसके बाद रूल 14 है। रूल 14 क्या कहता है कि जब अपील एडमिट होगी तो उसके बाद फिर रिस्पोंडेंट को नोटिसेस भेजे जाते हैं। जब अपील कोर्ट के अंदर एडमिट हो गई प्रॉपर प्रोसीजर के लिए, उसके बाद फिर दूसरा काम होता है रिस्पोंडेंट को नोटिसेस भेजना कि वो रिस्पोंडेंट कोर्ट में अपीयर हो और इसको अपील का जवाब देने के लिए वो अपने आर्ग्यूमेंट्स लेकर आए। रूल 14 में सिंपल ये बात की गई है। उसके बाद आता है रूल 15। रूल 15 बेसिकली क्या कहता है कि जहां पर रिस्पोंडेंट को नोटिसेस भेज दिए गए हैं कोर्ट में अपीयर होने के लिए, तो अगर वो एपीलेट कोर्ट में अपीयर नहीं होता फिक्स डेट पर आफ्टर इशूइंग ऑफ द नोटिस, यानी उसे नोटिस भी मिला लेकिन फिर भी वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स कर देती है, यानी कि प्लेंटिफ की हद तक सिर्फ फैसला सुना देती है। उसके बाद आता है रूल 16। अब यहाँ से हियरिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। पीछे एडमिशन तक का था, आपने अपील फाइल की, वो एडमिट हो गई। अब यहाँ से आगे हियरिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है कि अब अपील को सुनने का जो सारा तरीका है वो यहाँ से आगे बताया है। तो रूल 16 बेसिकली कहता है राइट टू बिगिन, यानी कि राइट टू बिगिन से मुराद क्या है कि पहला हक किसका आता है। ऑब्वियसली जब एपीलेंट कोर्ट में अपील फाइल कर रहा है तो पहला राइट एपीलेंट का ही है। पहले एपीलेंट कोर्ट में आके आर्ग्यूमेंट करेगा, उसके बाद रिस्पोंडेंट आएगा और उसके इस आर्ग्यूमेंट्स के जवाब में वो अपने आर्ग्यूमेंट्स लेकर आएगा, अपने आंसर्स लेकर आएगा। उसके बाद है रूल 17।
रूल 17 कहता है कि जब एपिलेंट के डिफॉल्ट पे डिसमिस हो जाती है अपील, यानी कि जब फिक्स डेट पर एपिलेंट कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि रिस्पोंडेंट आया हुआ है लेकिन एपिलेंट कोर्ट में नहीं आया, तो उस हद तक फिर अपील को कोर्ट क्या कर देगी, वो डिसमिस कर देगी। या फिर इसी की क्लॉज 2 ये कहती है कि अगर कहीं पर एपिलेंट कोर्ट में आया है और रिस्पोंडेंट नहीं आया, तो उस सूरत में फिर अपील एक्स पार्टी हो जाएगी, यानी कि प्लेंटिफ के फेवर में फैसला हो जाएगा। उसके बाद आता है रूल 18। रूल 18 बेसिकली क्या कह रहा है कि एपिलेंट ने कोर्ट के अंदर कुछ मनी सबमिट करानी होती है, जिस मनी को यूज करते हुए सेकंड पार्टी को नोटिसेस भेजे जाते हैं। तो रूल 18 कहता है कि अगर एपिलेंट वो मनी कोर्ट में डिपॉजिट नहीं कराता जिसकी वजह से रिस्पोंडेंट को प्रॉपर नोटिस नहीं मिल रहा, तो उस सूरत में उसकी अपील को डिसमिस कर दिया जाएगा। या इन केस रिस्पोंडेंट कोर्ट में अपीयर हो जाता है तो फिर उस प्रोसीजर को उसी तरह से कंटिन्यू कर दिया जाता है, यानी कि हियरिंग प्रोसीजर अब प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है रूल 19। रूल 19 बेसिकली बात कर रहा है रीएडमिशन की, कि जहां पर रूल 11 के सब रूल 2 के अंदर या रूल 17 और 18 के अकॉर्डिंग आपकी अपील को डिसमिस कर दिया है, तो एपिलेंट एपिलेट कोर्ट में रीएडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। यानी कि वो प्रॉपर एक एप्लीकेशन फाइल करेगा, उस एप्लीकेशन के अंदर रीजंस बताएगा कि उसकी अपील को डिसमिस कर दिया गया था, लिहाजा अब आप उसकी अपील को रिस्टोर कर दें। तो अगर कोर्ट को लगता है कि ग्राउंड्स रीजनेबल हैं और सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से इसकी अपील डिसमिस हुई थी, तो उस सूरत में फिर वो उसकी अपील को रिस्टोर कर देगी। और अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन है कि डिसमिसल ऑफ अपील के 6 महीने के बाद अगर एपिलेंट रिस्टोर ऑफ अपील के लिए अप्लाई कर रहा है, रीएडमिशन ऑफ अपील के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उस सूरत में सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 के अंडर उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन के अंदर वो रीजंस बताएगा कि इतने डिले के बाद वो अब रिस्टोर के लिए अप्लाई क्यों कर रहा है, कि कौन कौन से ग्राउंड्स थे जिसकी वजह से वो कोर्ट में नहीं आ सका। उसके बाद है रूल 20। रूल 20 क्या कहता है कि अगर कहीं पर सूट के अंदर कोई पार्टीज थी लेकिन अपील के अंदर आपने उनको पार्टीज नहीं बनाया, यानी जिस सूट में डिक्री पास हुई थी उसमें जितनी पार्टीज थी उन तमाम पार्टीज को अपील के अंदर आपने पार्टीज नहीं बनाया, तो एपिलेट कोर्ट आपको टाइम देगी कि आप अपनी मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर अमेंडमेंट करें और इन तमाम पार्टीज को भी सूट के अपील के अंदर पार्टीज बनाएं और फिर कोर्ट में आपकी अपील फर्दर प्रोसीड होगी। उसके बाद रूल 21 कहता है कि अगर कहीं पर एक्स पार्टी डिक्री पास हो गई थी रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट, यानी कि रिस्पोंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ था, तो वो भी एक एप्लीकेशन के थ्रू रीएडमिशन के लिए अप्लाई करेगा और उस एप्लीकेशन के साथ अपनी रीजंस भी बताएगा कि क्यों वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सका था। तो अगर कहीं पर कोर्ट को लगेगा कि ग्राउंड सफिशिएंट है, तो फिर उन सफिशिएंट ग्राउंड्स की बुनियाद पर वो उसके ऊपर फाइन भी लगाएगी, यानी कि कॉस्ट लगाने के साथ, उसके ऊपर फाइन लगाने के साथ फिर उसकी अपील को रीएडमिट कर लिया जाएगा। उसके बाद आता है रूल 22। रूल 22 क्या कहता है, क्रॉस ऑब्जेक्शंस की बात कर रहा है। क्रॉस ऑब्जेक्शन से क्या मुराद है, जैसे हमने कहा था कि अगर किसी एक अपील के अंदर डिफरेंट प्लेंटिव्स हैं, बहुत सारे प्लेंटिव्स हैं या बहुत सारे डिफेंडेंट हैं, तो अगर उनमें से कोई किसी के पास अपील का राइट था, मीन्स सबके पास अपील का राइट था, लेकिन उस अपील के राइट को किसी ने यूज किया है और किसी ने नहीं किया। अब जब किसी प्लेंटिव ने अपील का राइट इस्तेमाल नहीं किया और किसी दूसरे बंदे ने उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दी है, तो फिर वो क्या करेगा, वो प्लेंटिव या वो डिफेंडेंट कोर्ट में आएंगे और वो क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे अपनी उस डिक्री के अगेंस्ट। यानी किसी ने अपील फाइल की थी, नहीं की थी, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई बंदा अपील फाइल कर देता है, तो फिर वो क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। और क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने का तरीका क्या है कि विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द नॉलेज, यानी कि जब उसे पता चला था कि किसी दूसरे ने उसके अगेंस्ट अपील फाइल की है, तो उसी 1 मंथ के अंदर वो क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करेगा, मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शंस फाइल करेगा और उस मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शंस को एज अपील
ट्रीट किया जाएगा। और अगर कोई बंदे की यानी जिन्होंने अपील फाइल की थी अगर उनकी अपील डिसमिस हो जाती है या वो अपनी अपील को विड्रॉ कर देते हैं तो इसका कोई अफेक्ट मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शंस पे नहीं होगा, बल्कि मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शंस को उसी तरह से सुना जाएगा और उसका डिसीजन उसी तरह सुनने के बाद दिया जाएगा। यानी कि डिसमिसल एंड विड्रॉल ऑफ द अपील ऑफ द अदर प्लेंटिव डज नॉट अफेक्ट द मेमोरेंडम ऑफ द ऑब्जेक्शंस फाइल्ड बाय द सेकंड प्लेंटिव। उसके बाद आता है रूल 23। रूल 23 रिमांड के बारे में बात कर रहा है। रूल 23 क्या कहता है कि अगर कहीं पर सूट को प्रॉपर ट्रायल में नहीं उसको किया गया था, यानी कि एक सूट आपने फाइल किया और उसका प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ बल्कि वो प्रीलिमिनरी स्टेज पर ही डिसमिस हो गया था, उस सूट के अगेंस्ट आप अपील फाइल करते हैं तो कोर्ट क्या करेगी, उसको रिमांड कर देगी। फिर सेक्शन 23A में भी यही बात की गई है कि जहां पर अब 23 कहता है कि प्रीलिमिनरी स्टेज पर जहां पर आपकी सूट को डिसमिस कर दिया है, 23A कहता है कि प्रॉपर ट्रायल के बाद अगर आपका सूट डिसमिस कर दिया जाता है और उस डिसमिसल ऑफ द सूट के बाद जब आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल करते हो तो कोर्ट के एपीलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको रिमांड कर सकती है। यानी सेक्शन 23 और 23A रिमांड की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 कहता है कि जब रिकॉर्ड सफिशिएंट हो जाता है, एविडेंस सफिशिएंट मौजूद होते हैं एपीलेट कोर्ट के अंदर, तो फिर एपीलेट कोर्ट फाइनली केस को डिसाइड करेगी। यानी अपील में जब एपिलेंट भी आ गया, रिस्पोंडेंट भी आ गया, प्रॉपर एविडेंसेस भी रिकॉर्ड हो गए, विटनेसेस की स्टेटमेंट भी, तो फिर उसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन सुना देगी। उसके बाद आता है रूल 25। रूल 25 क्या कहता है कि एपीलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो इश्यूज फ्रेम कर सकती है। अब कब फ्रेम कर सकती है, जहां पर कोई ऐसी कोर्ट जिसने डिग्री पास की है उसने इश्यूज को प्रॉपरली फ्रेम नहीं किया था, या ऐसी सिचुएशन थी जहां पर उसने जो इश्यूज फ्रेम किए थे वो गलत फ्रेम किए थे, रॉन्गली फ्रेम किए थे, तो उस सूरत में एपीलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अगर कहीं पर ज़रूरी है तो वो इश्यूज फ्रेम करेगी और इश्यूज फ्रेम करने के बाद वो इन तमाम इश्यूज की फ्रेमिंग को लोअर कोर्ट में भेजेगी और फिर लोअर कोर्ट को ये कहा जाएगा कि अब आप इस पर अपना रीट्रायल करें, यानी कि इस पर ट्रायल दोबारा से स्टार्ट किया जाए। उसके बाद है रूल 27। रूल 27 एडिशनल एविडेंस की बात कर रहा है। रूल 27 में ये कहा गया है, अब इसमें पहले जनरल रूल बताया गया है और जनरल रूल ये कहा गया है कि एपीलेट कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड करे, ये जनरल रूल है। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ वी नो व्हेनेवर देयर इज अ जनरल रूल देयर इज अ जनरल एक्सेप्शन, एंड सो इज द केस विद दिस वन ऑल्सो। यहाँ पर दो एक्सेप्शन बताई गई हैं कि जब एपीलेट कोर्ट एडिशनल एविडेंसेस को एक्सेप्ट कर सकती है, यानी वो एडिशनल एविडेंस डिमांड कर सकती है। अब वो कौन कौन सी एक्सेप्शन है? सबसे पहली सिचुएशन, वो कोर्ट जिसने डिग्री पास की है अगर वो रिफ्यूज कर देती है कोई एविडेंस लेने से जिसका एडमिट होना ज़रूरी था, और दूसरी जगह पर अगर कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी थे प्रोड्यूस करने और एपीलेट को ये लगता है कि इस डॉक्यूमेंट का प्रोड्यूस करना या इस विटनेसेस के एविडेंस को सुनना ज़रूरी था, तो फिर वो एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट करेगी और एडिशनल एविडेंस अलाउ करने के बाद वो बाकायदा रीजंस भी बताएगी कि उसने ये एडिशनल एविडेंसेस क्यों लिए हैं। उसके बाद रूल 28 आ जाता है। रूल 28 बेसिकली बताता है कि जब एडिशनल एविडेंस की बात हुई तो किन तरीकों से एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, मोड ऑफ टेकिंग द एडिशनल एविडेंस। वो एपीलेट कोर्ट सेल्फ एक्शन पर भी एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, यानी वो खुद भी एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, विटनेसेस को एग्जामिन कर सकती है, या फिर किसी ऐसी कोर्ट को भी कह सकती है जिसने डिग्री पास की है कि फलां विटनेस को एग्जामिन किया जाए या फलां डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए, या फिर किसी भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट को ये ऑर्डर दे सकती है कि आप विटनेसेस को एग्जामिन करें या डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करें। तो सिंपली सेल्फ एक्शन पर भी किसी लोअर कोर्ट से भी या जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वो भी एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है। फिर सेक्शन रूल 29 में ये बताया है कि जहां पर एडिशनल एविडेंसेस कोर्ट ले रही है, एपीलेट कोर्ट या खुद ले रही है या उसने सब ऑर्डिनेट कोर्ट को अपॉइंट किया है,
तो वो उस सबऑर्डिनेट कोर्ट को या जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसको प्रॉपर डायरेक्शंस देगी, और डायरेक्शंस देने के साथ वो ये बताएगी कि आपने किस हद तक एविडेंसेस रिकॉर्ड करने हैं, यानी कि किस किस पॉइंट पर आपने एविडेंस रिकॉर्ड करना है, किस तरह से करना है, ये प्रॉपर डायरेक्शंस वो लोअर कोर्ट को या जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसको देगी। उसके बाद आता है रूल 30। रूल 30 से अब जजमेंट स्टार्ट हो गई है, यानी कि एपिलेट कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, उनके प्लीडर्स को सुनने के बाद, प्रॉपर प्रोसीडिंग्स के बाद, जहां पर एविडेंसेस रिकॉर्ड हो गए, जहां पर प्रॉपर प्रोसीजर पूरा हो गया, तो फिर वो अपनी जजमेंट सुनाएगी और वो जजमेंट अनाउंस करेगी ओपन कोर्ट के अंदर, या तो उसी सेम डेट पर, या फिर अगर कोई फ्यूचर डेट देती है तो उस फ्यूचर डेट पर वो जजमेंट अनाउंस करेगी। उसके बाद रूल 31 कहता है कि कंटेंट्स क्या होंगे जजमेंट के, तो जजमेंट ऑफ एपिलेट कोर्ट रिटन फॉर्म में होगी, और रिटन फॉर्म में होने के साथ साथ वो अपनी जजमेंट में क्या बताएगी, सबसे पहली बात पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, सेकेंडली अपना डिसीजन बताएगी, थर्डली जो उसने डिसीजन दिया है उसके पीछे रीजंस क्या थी, वो तमाम चीजें भी वो अपनी जजमेंट के ऊपर लिखेगी, और जिस वक्त वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगा उसके बाद उस जजमेंट पर अपना सिग्नेचर भी कर देगा और उसके साथ डेट भी मेंशन होगी। फिर रूल 32 क्या कहता है, व्हाट जजमेंट में डायरेक्ट, एपिलेट कोर्ट अपनी जजमेंट को कंफर्म भी कर सकती है, वेरी भी कर सकती है और रिवर्स भी कर सकती है उस डिक्री को जिस पर अपील की गई थी, और अगर पार्टी टू दी अपील एग्री हो जाते हैं तो फिर वो ऑर्डर करेगी और एपिलेट कोर्ट फिर अकॉर्डिंगली डिक्री पास करेगी। ये था रूल 32। उसके बाद रूल 33 के अंदर पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट बताई गई हैं। तो ये जो हमने रूल 32 में बात की, यही पावर्स हैं एपिलेट कोर्ट के पास। सिर्फ लॉ गेट के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस रूल के अंदर एपिलेट कोर्ट को पावर्स दी गई हैं, तो आप ये कहेंगे कि ऑर्डर 41 रूल 33 के अंदर एपिलेट कोर्ट के पावर्स एक्सप्लेन की गई हैं। अब वो कोई भी पावर हो सकती है, वो डिक्री भी पास कर सकती है, वो ऑर्डर भी पास कर सकती है, वो किसी एक के फेवर में भी और किसी एक के अगेंस्ट भी पास कर सकती है। ये एपिलेट कोर्ट की पावर्स हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 96 ऑर्डर 41 के ऊपर। आई होप कि आपको ये सेक्शन और इसके साथ के ऑर्डर्स के रूल समझ में आए होंगे अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।